आज अगर आपको वोट देना हो तो आप कुछ ही मिनटों में मतदान केंद्र जाते हैं, ईवीएम का एक बटन दबाते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको वोट डालने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़े, अगर आपके गांव तक सड़क ही ना हो, अगर देश के 85% लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हो और अगर वोटिंग मशीन जैसी कोई चीज मौजूद ही ना हो, तो क्या चुनाव करना संभव होता? साल था 1951। भारत को आजाद हुए अभी सिर्फ कुछ साल ही हुए थे। देश गरीबी, अशिक्षा और बंटवारे के जख्म से जूझ रहा था। दुनिया के कई बड़े देशों और विशेषज्ञों का मानना था कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। उन्हें लगता था कि इतना बड़ा, इतना गरीब और इतनी विविधताओं से भरा देश कभी सफल चुनाव नहीं करा पाएगा। लेकिन फिर भी भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा चुनाव जिसमें 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता थे, जो करीब 4 महीनों तक चला और जिसने पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों की ताकत नहीं बल्कि जनता के भरोसे की ताकत है। लेकिन सवाल है, आखिर भारत का पहला चुनाव हुआ कैसे था? जब ना ईवीएम थी, ना इंटरनेट, ना आधुनिक सेवाएं, तब करोड़ों लोगों ने वोट कैसे डाला? और वो कौन सी चुनौतियां थी जिन्होंने इस चुनाव को दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रयोग बना दिया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के पहले चुनाव की पूरी कहानी, शुरुआत से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का क्या समझे आप में। भारत के पहले चुनाव की कहानी शुरू होती है, लेकिन उससे पहले अगस्त 1947, जब भारत लगभग 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, पूरा देश जश्न मना रहा था। लोगों को लग रहा था कि अब उनका अपना शासन होगा, उनके अपने नेता होंगे और उनका भविष्य उनके अपने हाथों में होगा। लेकिन आजादी के साथ ही भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी थी। देश का बंटवारा हो चुका था, लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे, हजारों परिवार बिछड़ चुके थे, कई इलाके में दंगे और हिंसा का माहौल था। ऐसे समय में नए भारत को सिर्फ देश नहीं चलाना था, बल्कि एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी खड़ी करनी थी। और इसी वजह से आजादी के तुरंत बाद चुनाव नहीं कराए गए, क्योंकि सबसे पहले भारत को अपने नियम तय करने थे। देश को यह तय करना था कि सरकार कैसे बनेगी, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या होगी, नागरिक के अधिकार क्या होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस देश का हर नागरिक वोट दे सकेगा? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए संविधान सभा काम कर रही थी। करीब 2 साल 11 महीने और 18 दिनों के मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यहीं से भारत आधिकारिक रूप से एक लोकतंत्र गणराज्य बन गया। लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी एक बड़ा फैसला बाकी था, एक ऐसा फैसला जिसने भारत को दुनिया के कई विकसित देशों से भी अलग बना दिया। उस समय दुनिया के कई देशों में वोट देने का अधिकार हर किसी के पास नहीं था। कहीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार देर से मिला था, तो कहीं गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों को मतदान से दूर रखा जाता था। लेकिन भारत ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। फैसला हुआ कि 21 साल या उससे अधिक उम्र का हर भारतीय नागरिक वोट दे सकेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों ना आता हो। ये फैसला जितना क्रांतिकारी था, उतना ही खतरनाक भी माना जा रहा था, क्योंकि उस समय भारत की लगभग 85% आबादी निरक्षर थी। विदेशी अखबार और राजनीतिक विशेषज्ञ सवाल उठा रहे थे, क्या इतने बड़े और अनपढ़ देश में लोकतंत्र सचमुच काम कर पाएगा? क्या करोड़ों लोग सही तरीके से मतदान कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 17 करोड़ से ज्यादा लोगों तक वोटिंग की व्यवस्था पहुंचाई कैसे जाएगी? यहीं से शुरू होती है भारत के पहले चुनाव की असली चुनौती। क्योंकि अब संविधान बन चुका था, लोकतंत्र तैयार था, लेकिन चुनाव कराने की जिम्मेदारी अभी बाकी थी। लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव कराने का नहीं था, सवाल था कि इतिहास का सबसे बड़ा लोकतंत्र चुनाव कराया कैसे जाए। आज हम किसी भी समय अपने फोन पर वोटर आईडी की जानकारी देख सकते हैं, लेकिन 1950 के दशक का भारत बिल्कुल अलग था। ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर, ना कोई डिजिटल रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी बात, देश में ऐसा कोई सरकारी डेटा मौजूद ही नहीं था जिससे यह पता चल सके कि वोट देने का अधिकार आखिर किन किन लोगों को है। यानी चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग के सामने पहला काम था देश के हर योग्य नागरिकों को ढूंढना और उसकी पहचान दर्ज कराना। सुनने में यह काम आसान लग सकता है, लेकिन उस समय भारत की आबादी लगभग 36 करोड़ थी, जिनमें से करीब 17 करोड़ से ज्यादा लोग मतदान के योग्य थे और इनमें
जिनमें से लगभग 85% लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब जरा सोचिए, आज भी कई बार सरकारी दस्तावेज बनवाने में लोगों को परेशानी होती है। तो 1950 में जब देश के लाखों गाँवों तक सड़कें भी ठीक से नहीं पहुँची थी, तब करोड़ों लोगों का रिकॉर्ड तैयार करना कितना मुश्किल रहा होगा। चुनाव आयोग के कर्मचारी गाँव-गाँव गए, कस्बे में गए, पहाड़ों, जंगलों और दूर दराज के इलाकों तक पहुँचे। उनका मकसद सिर्फ एक था, भारत के हर योग्य नागरिक का नाम पहली वोटर लिस्ट में दर्ज करना। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। मतदान सूची बनाते समय एक ऐसी समस्या सामने आई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देश की लाखों महिलाएं अपना व्यक्तिगत नाम बताने से हिचकिचा रही थी। जब अधिकारियों ने उनका नाम पूछा तो कई महिलाओं ने जवाब दिया, मैं फलां की पत्नी हूँ, मैं फलां की माँ हूँ, मैं फलां की बहू हूँ। लेकिन चुनाव आयोग को व्यक्ति का वास्तविक नाम चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि लाखों महिलाओं के नाम शुरुआती मतदान सूची से हटाने पड़े। बाद में उन्हें दोबारा पंजीकृत कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह दिखता था कि नया भारत किस तरह सामाजिक बदलावों से भी गुजर रहा था। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या बाकी थी। मान लीजिए कि वोटर लिस्ट तैयार भी हो गई, तो वोट डाले कैसे जाएंगे? क्योंकि देश के अधिकांश लोग पढ़ना नहीं जानते थे। अगर उम्मीदवारों के नाम वॉलेट पेपर पर लिख भी दिए जाते तो करोड़ों मतदाता उन्हें पढ़ ही नहीं पाते। यानी चुनाव आयोग को ऐसी व्यवस्था बनानी थी जिनमें एक अनपढ़ व्यक्ति भी बिना किसी मदद के अपना वोट सही उम्मीदवार को दे सके। और इसी चुनौती ने जन्म दिया भारत के चुनावी इतिहास की सबसे अनोखी व्यवस्था को, एक ऐसी व्यवस्था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। अब सवाल था, जब करोड़ों लोग पढ़ नहीं सकते थे, तब वोटिंग आखिर कराई कैसे गई? और इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जो आज सुनकर भी अविश्वसनीय लगता है? इस सवाल का जवाब खोजने की जिम्मेदारी थी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के कंधों पर। सुकुमार सेन कोई बड़े राजनीतिक नेता नहीं थे, वह एक गणित और सिविल सर्वेंट थे। लेकिन उनके सामने जो चुनौती थी, वैसी चुनौती शायद दुनिया के पहले किसी भी चुनाव अधिकारी के सामने नहीं आई थी। उन्हें ऐसे देश में चुनाव कराना था जहां करोड़ों लोग निरक्षर थे, हजार गांव सड़क नेटवर्क से जुड़े नहीं थे और कई इलाकों तक पहुंचने के लिए पैदल या नाव या जानवरों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन चुनाव आयोग ने हार नहीं मानी। सबसे पहले फैसला लिया गया कि मतदान की प्रक्रिया इतनी आसान बनाई जाएगी कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी बिना किसी की मदद से अपना वोट डाल सके। इसीलिए चुनाव चिन्हों को चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। लेकिन सिर्फ चुनाव चिन्ह बना देने से समस्या खत्म नहीं होती थी, क्योंकि उस समय आज की तरह एक बैलेट पेपर पर सभी उम्मीदवारों के सामने निशान लगाकर वोट नहीं डाला जाता था, बल्कि व्यवस्था कुछ और ही थी। हर उम्मीदवार के लिए अलग बैलेट बॉक्स रखा जाता था। हर बॉक्स पर उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह लगा होता था। मतदाता मतदान केंद्र पर आता, उसे एक बैलेट पेपर दिया जाता और वह उस बैलेट पेपर को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चिन्ह वाले बॉक्स में डाल देता। आज यह व्यवस्था अजीब लग सकती है, लेकिन उस समय निरक्षर मतदाताओं के लिए यही सबसे व्यवहारिक समाधान था। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई। अगर हर उम्मीदवार के लिए अलग वॉलेट बॉक्स रखना है तो पूरे देश में कितने वॉलेट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी? और यहीं से शुरुआत हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी लॉजिस्टिक मिशन कहा जा सकता है। देश भर में लाखों स्टील के वॉलेट बॉक्स तैयार करवाए गए, हजारों टन सामग्री अलग अलग राज्यों तक पहुंचाई गई, लाखों सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारी चुनावी काम में लगाए गए, पहाड़ों में मतदान सामग्री खच्चरों के जरिए पहुंचाई गई, नदियों वाले इलाकों में नावों का इस्तेमाल हुआ। कई जगह अधिकारियों को घंटों पैदल चलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचना पड़ा। आज जब हम कुछ ही मिनटों में किसी भी जगह सामान मंगवा लेते हैं तो यह समझना मुश्किल है कि 1951 में बिना आधुनिक तकनीकों के यह सब कैसे संभव हुआ होगा। लेकिन असली हैरानी की बात अभी बाकी थी। चुनाव आयोग सिर्फ मतदान केंद्र नहीं बना रहा था, वह लोकतंत्र को भारत के सबसे दूर बसे नागरिक तक पहुँचा रहा था। और इसी सोच के साथ देश भर में लगभग 2 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए। कुछ मतदान केंद्र ऐसे इलाके में भी बनाए गए जहां पहले कभी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं पहुंची थी। दुनिया देख रही थी। कई विदेशी पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ इस पूरे प्रयोग पर नजर रखे हुए थे। उन्हें अब भी भरोसा नहीं था कि यह चुनाव सफलतापूर्वक पूरा हो पाएगा। लेकिन भारत रुकने वाला नहीं था। तैयारी पूरी हो चुकी थी। वॉलेट बॉक्स तैयार थे, मतदान सूची केंद्र तैयार थी, चुनाव अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में पहुंच चुके थे। अब वह दिन आने वाला था
जब पहली बार भारत की जनता अपने भविष्य का फैसला खुद करने वाली थी। लेकिन चुनाव सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, यह चुनाव एक हफ्ते या एक महीने भी नहीं चला। भारत का पहला आम चुनाव करीब 4 महीने तक चला था। लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले एक ऐसी समस्या सामने आई जिसका संबंध न बैलेट बॉक्स से था, न मतदान केंद्रों से और न ही किसी तकनीकी व्यवस्था से। यह समस्या सीधे भारतीय समाज से जुड़ी हुई थी। जब चुनाव आयोग देश भर में पहली मतदान सूची तैयार कर रहा था, तब अधिकारियों को करोड़ों लोगों का नाम दर्ज करना पड़ा था। पुरुषों के नाम तो आसानी से दर्ज हो गए, लेकिन महिलाओं के मामले में स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस दौर में भारत के कई हिस्सों में महिलाओं का अपना नाम सार्वजनिक रूप से बताना सामाजिक रूप से उचित नहीं माना जाता था। जब चुनाव अधिकारियों ने महिलाओं से उनका नाम पूछा तो कई महिलाओं ने अपना नाम बताने के बजाय मैं रामलाल की पत्नी हूँ, मैं मोहन की माँ हूँ, मैं फलां परिवार की बहू हूँ। आज यह बात सामान्य लग सकती है, लेकिन चुनाव आयोग के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि लोकतंत्र में वोट किसी की पत्नी, माँ या बहू नहीं डालती। वोट एक स्वतंत्र नागरिक डालता है और इसीलिए मतदाता सूची में हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान दर्ज होना जरूरी था। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि केवल रिश्तों के आधार पर नाम दर्ज नहीं किए जा सकते। नतीजा यह हुआ कि लाखों महिलाओं के नाम प्रारंभिक मतदान सूची से बाहर रह गए। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 28 लाख से अधिक महिलाओं के नाम इसीलिए सूची में शामिल नहीं किए जा सके क्योंकि उन्होंने अपना व्यक्तिगत नाम बताने के बजाय अपनी पहचान किसी पुरुष रिश्तेदार के माध्यम से बताई थी। यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं थी, यह उस समय के भारतीय समाज की एक सच्ची तस्वीर थी। एक ऐसा समाज जहां देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सामाजिक सोच अभी भी पुराने ढांचों से पूरी तरह बाहर नहीं निकली थी। हालांकि चुनाव आयोग ने बाद के वर्षों में लगातार अभियान चलाए और धीरे धीरे उन महिलाओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया, लेकिन भारत के पहले चुनाव ने एक महत्वपूर्ण संदेश दे दिया था। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है, लोकतंत्र हर नागरिक की अलग पहचान और बराबरी को स्वीकार करने का भी नाम है। और शायद यही वजह है कि भारत का पहला चुनाव सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं लग रहा था, बल्कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत भी कर रहा था। लेकिन अब एक और चुनौती सामने थी। मतदाता सूची तैयार हो चुकी थी, लाखों बैलेट बॉक्स देश भर में पहुंच चुके थे और मतदान शुरू होने वाला था। लेकिन आखिर मतदान के दिन होता क्या था? जब ईवीएम नहीं थी, तब एक आम भारतीय वोट कैसे डालता था और मतदान केंद्र के अंदर की पूरी प्रक्रिया कैसी दिखती थी? अब समय है उस अनोखी वोटिंग व्यवस्था को समझने का जिसने भारत के पहले चुनाव को इतिहास में अमर बना दिया। आज अगर आप किसी मतदान केंद्र पर जाएं, तो आपको एक ईवीएम मशीन दिखाई देगी। उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाइए, बीप की आवाज आती है और आपका वोट दर्ज हो जाता है। लेकिन 1951 के भारत में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ईवीएम थी, ना वीवीपैट और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। उस समय मतदान की पूरी प्रक्रिया बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के भरोसे चलती थी। लेकिन असली चुनौती यह थी कि देश के अधिकांश मतदाता पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अगर उम्मीदवारों के नाम लिखकर एक सामान्य बैलेट पेपर दे दिया जाता तो करोड़ों लोग यह समझ ही नहीं पाते उन्हें वोट किसे देना है। यही कारण था कि चुनाव आयोग ने एक अनोखा समाधान निकाला। मतदान केंद्र के अंदर हर उम्मीदवार के लिए अलग बैलेट बॉक्स रखा जाता था और हर बैलेट बॉक्स पर उस उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह साफ दिखाई देता था। किसी बॉक्स पर बैल का चिन्ह था, किसी पर लालटेन जैसा निशान, तो किसी पर पैर, हाथ या अन्य प्रतीक। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचता, उसकी पहचान की जाती, फिर उसे एक बैलेट पेपर दिया जाता। इसके बाद वह मतदान कक्ष के अंदर जाता और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले बैलेट बॉक्स में वह पेपर डाल देता। यानी आज की तरह एक मशीन में बटन नहीं दबाया जाता था, बल्कि सही उम्मीदवार के बॉक्स तक पहुंचना ही वोट डालने की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुनने में यह व्यवस्था आसान लग सकती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10, 15 या 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों, तो मतदान केंद्र के अंदर उतने ही अलग अलग बैलेट बॉक्स रखने पड़ते थे। यानी एक ही कमरे में कई बैलेट बॉक्स लाइन से रखे होते थे और मतदान अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता था कि हर मतदाता सही तरीके से अपना वोट डाल सके। लेकिन मतदान खत्म होने के बाद असली काम शुरू होता था, क्योंकि आज की तरह किसी भी कंप्यूटर पर बटन दबाकर परिणाम नहीं निकलते थे। मतदान समाप्त होने के बाद हजारों बैलेट बॉक्स सील किए जाते, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाता और फिर शुरू होती थी वोटों की गिनती। एक एक बैलेट बॉक्स खोला जाता, हर एक वोट गिना जाता और कई जगह यह प्रक्रिया दिनों तक चलती रहती थी।
आज जब चुनाव परिणाम कुछ घंटों में सामने आ जाते हैं तो यह समझना मुश्किल है कि उस समय लाखों बैलेट पेपरों की गिनती करना कितना बड़ा काम रहा होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी व्यवस्था के बावजूद भारत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक आगे बढ़ता रहा। दुनिया के कई देशों को लग रहा था कि कहीं न कहीं यह प्रयोग असफल हो जाएगा, लेकिन भारत हर चुनौती को पार कर रहा था। हालांकि एक चुनौती ऐसी थी जिससे बचना किसी के लिए भी संभव नहीं था। वह थी भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ। कहीं पहाड़ थे, कहीं घने जंगल, कहीं बाढ़ का खतरा, तो कहीं ऐसे इलाके जहाँ पहुँचने में कई दिन लग जाते थे। और यही कारण था कि भारत का पहला आम चुनाव 1-2 चरणों में नहीं बल्कि 68 चरणों में कराया गया। लेकिन आखिर इतनी बड़ी संख्या में चरणों की जरूरत क्यों पड़ी और 1951 से 1952 तक चले इस चुनाव के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या हुआ? चलिए चलते हैं भारत के पहले चुनाव के सबसे रोमांचक अध्याय पर। आज जब भारत में चुनाव होते हैं तो 5, 6 या 7 चरणों की चर्चा सुनने को मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि एक चुनाव 68 चरणों में कराया गया था तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन भारत का पहला आम चुनाव कुछ ऐसा ही था। यह चुनाव 25 नवंबर 1951 से शुरू हुआ और 21 फरवरी 1952 तक चलता रहा, यानी लगभग 4 महीने। लेकिन सवाल है, आखिर चुनाव आयोग को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उस समय प्रशासन कमजोर था? क्या चुनाव आयोग तैयार नहीं था? असलियत इसके बिल्कुल उलट थी। दरअसल भारत की भौगोलिक परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि पूरे देश में एक साथ मतदान कराना लगभग असंभव था। आज हमारे पास पक्की सड़कें हैं, हवाई सेवाएं हैं, मोबाइल नेटवर्क हैं और तेज संचार व्यवस्था है, लेकिन 1951 का भारत इन सुविधाओं से बहुत दूर था। देश के कई हिस्सों तक पहुंचने में दिनों नहीं बल्कि हफ्तों का समय लग जाता था। हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में मतदान सामग्री पहुंचाना अपने आप में एक अभियान था। पूर्वोत्तर के कई इलाकों तक पहुंचने के लिए अधिकारियों को घने जंगलों से गुजरना पड़ता था। नदी वाले क्षेत्र में नाव ही एकमात्र सहारा थी और कुछ जगहों पर मतदान दलों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन सिर्फ दूरी ही समस्या नहीं थी, मौसम भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती था। कुछ इलाकों में मानसून का असर था तो कहीं बर्फबारी का खतरा। अगर चुनाव गलत समय पर कराया जाता तो हजारों गांव पूरी तरह देश से कट सकते थे। इसीलिए चुनाव आयोग ने हर क्षेत्र के मौसम, भौगोलिक स्थिति और परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अलग अलग तारीखें तय की। कहीं अक्टूबर में मतदान हुआ, कहीं नवंबर में, कहीं दिसंबर में और कुछ जगहों पर फरवरी 1952 तक मतदान जारी रहा। यानी जब देश के एक हिस्से में वोटों की गिनती की तैयारी हो रही थी तब दूसरे हिस्से में मतदान अभी शुरू भी नहीं हुआ था। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही रणनीति भारत के पहले चुनाव की सफलता का सबसे बड़ा कारण बनी, क्योंकि चुनाव आयोग किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करना चाहता था कि देश का कोई भी नागरिक सिर्फ इसीलिए वोट देने से वंचित न रह जाए क्योंकि वह किसी दूर दराज इलाके में रहता है। और शायद यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात थी। दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में रहने वाले व्यक्ति का वोट और किसी दूर पहाड़ी गांव में रहने वाले किसान का वोट, दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर थी। 4 महीनों तक चला यह चुनाव धीरे धीरे अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। अब पूरा देश नतीजों का इंतजार कर रहा था। दुनिया भी भारत की ओर देख रही थी, क्योंकि यह सिर्फ एक चुनाव का परिणाम नहीं था, यह इस बात का फैसला भी था कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रयोग सफल हुआ है या नहीं। और जब नतीजे सामने आए तो उन्होंने सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। कई महीनों तक चले मतदान के बाद अब वह पल आ चुका था कि जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। लाखों बैलेट बॉक्स मतदान केंद्रों से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए जा चुके थे। मतगणना शुरू हो चुकी थी और पहली बार भारत की जनता के फैसलों की संख्याओं में बदला जा रहा था। यह सिर्फ वोटों की गिनती नहीं थी, यह नए भारत की राजनीतिक दिशा तय करने का क्षण था। लोकसभा की कुल 489 सीटों पर चुनाव कराया गया था। देश भर की अलग अलग राजनीतिक पार्टियां और स्वतंत्र उम्मीदवार मैदान में थे। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक पार्टी बाकी सभी से काफी आगे निकल चुकी थी, वह थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। हालांकि नेहरू पहले से अंतरिम सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन यह पहली बार था जब देश की जनता ने लोकतंत्र तरीके से अपना सरकार चुनी थी। यह जीत सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं थी, यह भारतीय लोकतंत्र की जीत थी, क्योंकि दुनिया के कई विशेषज्ञ
विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत जैसा विशाल, गरीब और विविधताओं से भरा देश शायद लोकतांत्रिक चुनाव सफलतापूर्वक नहीं करा पाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ चुनाव करवाया बल्कि करोड़ों लोगों की भागीदारी के साथ उसे सफल भी बनाया। नतीजे के बाद देश भर में नई उम्मीद का माहौल था। अब भारत के पास संविधान भी था, चुनी हुई संसद भी थी और जनता द्वारा चुनी गई सरकार भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रक्रिया भारत के अंदर नहीं बल्कि भारत के बाहर देखने को मिली। दुनिया अब यह मानने लगी थी कि भारत का लोकतंत्र कोई अस्थायी प्रयोग नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था बनने जा रहा है, और शायद यही भारत के पहले चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन आखिर दुनिया इतनी हैरान क्यों थी? क्या विदेशी विशेषज्ञ भारत की सफलता को लेकर इतने संदेह में थे? और कैसे इस चुनाव ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अलग पहचान दिलाई? आज हमें यह बात बिल्कुल सामान्य लगती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन 1951 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय दुनिया के कई बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों, विदेशी पत्रकारों और पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों को भरोसा नहीं था कि भारत जैसा देश लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चला पाएगा। उनके संदेह की वजह भी थी। भारत को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। देश ने बंटवारे की त्रासदी झेली थी, लाखों लोग विस्थापित हुए थे, गरीबी व्यापक थी, साक्षरता बेहद कम थी, भाषाएं अलग थी, संस्कृति अलग थी, धर्म अलग थे और हजारों जातियों और समुदायों से मिलकर बना यह देश दुनिया के किसी भी अन्य लोकतंत्र से कहीं ज्यादा जटिल था। कई विदेशी पर्यवेक्षकों का मानना था कि भारत कुछ वर्षों में या तो राजनीतिक अराजकता का शिकार हो जाएगा या फिर किसी तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ जाएगा। उनका तर्क था कि लोकतंत्र के लिए शिक्षित समाज, मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर सामाजिक ढांचा जरूरी होता है, और उनके अनुसार भारत के पास इनमें से बहुत सी चीजें नहीं थी। लेकिन भारत ने दुनिया को एक अलग जवाब दिया, बंदूक से नहीं, युद्ध से नहीं, बल्कि वॉलेट बॉक्स से। जब करोड़ों भारतीयों ने मतदान में हिस्सा लिया, जब दूर दराज गाँव के लोगों ने भी वोट डाला, जब चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए और जब जनता द्वारा चुनी गई सरकार सत्ता में आई, तो दुनिया को अपना आकलन बदलना पड़ा। भारत ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ अमीर देशों की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र का असली आधार जनता का विश्वास और भागीदारी है, और भारत के लोगों ने यह विश्वास दिखा दिया था। यही कारण है कि भारत का पहला आम चुनाव आज भी दुनिया के सबसे सफल लोकतांत्रिक प्रयोगों में गिना जाता है। कई देशों ने बाद में भारत की चुनावी मॉडल और चुनावी आयोग की कार्य प्रणाली का अध्ययन भी किया, क्योंकि जिस काम को दुनिया असंभव मान रही थी, भारत ने उसे सफल करके दिखा दिया था। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे प्रेरणादायक बात शायद यह नहीं थी कि वह कौन जीता या किस पार्टी ने सरकार बनाई। सबसे प्रेरणादायक बात यह थी कि पहली बार इस देश का आम नागरिक, जिसकी आवाज सदियों तक सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती थी, वह देश का भविष्य का फैसला करने वाला बन गया था। एक किसान, एक मजदूर, एक शिक्षक, एक दुकानदार और एक साधारण नागरिक, सबकी आवाज की कीमत बराबर थी, और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। भारत का पहला चुनाव सिर्फ नेताओं को चुनने की प्रक्रिया नहीं था, यह उस विचार की जीत थी कि इस देश का मालिक कोई राजा, कोई साम्राज्य या कोई विशेष वर्ग नहीं बल्कि भारत की जनता है। और इसी के साथ भारत ने दुनिया को बता दिया था कि लोकतंत्र यहाँ सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक विश्वास है। और शायद यही वजह है कि भारत का पहला चुनाव सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव है। एक ऐसा चुनाव जिसमें दुनिया को दिखा दिया कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन अगर जनता का विश्वास मजबूत हो तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। आज हम जिस वोट के अधिकार को सामान्य मानते हैं, उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत और एक ऐतिहासिक सफर छिपा हुआ है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या आज का चुनावी सिस्टम 1951 के मुकाबले ज्यादा मजबूत हुआ है या अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो देखने के लिए क्या समझे आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं हूँ शेखर झा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।